हेलो एवरीवन। तो इस नए वीडियो सीरीज़ में आप लोग का स्वागत है। इस सीरीज़ में मैं बायोलॉजी के जितने भी चैप्टर्स है वो कवर करूँगा और ये जो सीरीज़ है ये सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड होगी। फर्स्ट चैप्टर वो है द लिविंग वर्ल्ड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहले हम देखते हैं कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। इस पूरे चैप्टर में जो जो हमें पॉइंट्स कवर करने हैं पहले हम उनको देख लेते हैं। पहला जो हमें पॉइंट कवर करना है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग। तो एक्चुअली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग है क्या? तो जो चैप्टर ही है वो है द लिविंग वर्ल्ड में कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने हैं लिविंग के जो हमें हेल्प करता है कि हम डिस्टिंग्विश कर सकें एक लिविंग बीइंग को फ्रॉम ए नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। सेकंड जो पॉइंट हमें स्टडी करना है वो है टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स। टैक्सोनॉमी एक्चुअली क्या है? टैक्सोनॉमी इज द अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। एक्चुअली टैक्सोनॉमी इज द साइंस ऑफ नेमिंग, आइडेंटिफाइंग एंड क्लासिफाइंग ग्रुप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जब आप किसी ऑर्गेनिज्म को एक प्रॉपर नेम प्रोवाइड करते हैं, आप उसको आइडेंटिफाई करते हैं उसके कैरेक्टर्स को स्टडी करके, एंड देन आप उसको क्लासिफाई करते हैं कि ये ऑर्गेनिज्म कौन से ग्रुप में आएगा, कौन से फाइलम में आएगा या फिर कौन से किंगडम में आएगा। तो इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं टैक्सोनॉमी। और इसी के साथ एक टर्म है सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स और टैक्सोनॉमी में थोड़ा डिफरेंस है, ये हम टाइम के साथ देखेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट जो पॉइंट हमें स्टडी करना है वो है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज क्या है? प्लेसिंग एन इंडिविजुअल इनटू द स्पेसिफिक ग्रुप एंड अदर कैटेगरीज। तो आप किसी ऑर्गेनिज्म को अगर आपने उसको क्लासिफाई कर लिया है तो भाई आपने उसको कौन से ग्रुप में डाला है, क्या डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स हैं, कौन से लेवल्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स जिसमें आप ऑर्गेनिज्म को प्लेस करेंगे, तो वो सब जो है स्टडी करना है हमें टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में। एंड फोर्थ जो पॉइंट है वो है टैक्सोनॉमिकल एड्स। These are tools basically to study taxonomy। अब देखिए, टूल्स फॉर स्टडी ऑफ टैक्सोनॉमी ये हमें किस में हेल्प करेंगे? सीधी सी बात है, these are taxonomical aids। तो ये हमें हेल्प करेंगे इन टैक्सोनॉमी। तो किसी आप ऑर्गेनिज्म को अरेंज कर रहे हैं, आप उसको क्लासीफाई कर रहे हैं, तो उसके लिए अगर आप उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो उसमें कौन कौन से ऐसे टूल्स हैं जो कि हमें हेल्प करेंगे, वो हम आखिरी में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन सब पॉइंट्स को हम देखते हैं एक एक करके। पहला जो हमारा पॉइंट है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग। तो देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग, तो कौन कौन से ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि लिविंग को नॉन लिविंग से डिफरेंशिएट करते हैं। तो चलिए देखते हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है। पहला है ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस। तो ये 5 ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं लिविंग के बारे में जिनके बारे में हमें स्टडी करना है। और इनको स्टडी करने के पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें से ये जो पहले दो हैं, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, दीज आर नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो इनके बारे में आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि दीज टू आर नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो दो पॉइंट हैं ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज नहीं है। क्यों नहीं है, कैसे नहीं है, ये मैं जब पॉइंट्स एक्सप्लेन करूँगा तब मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। और ये जो हमारे 3 बचे हुए जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मेटाबॉलिज्म, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस, सो दीज आर एक्चुअली डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो ये जो 3 हैं ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग कि क्यों ये जो 2 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज नहीं है, और इनके बारे में डिटेल में समझते हैं। और क्यों ये जो बाकी के 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये क्यों डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज हैं। तो देखिए, ग्रोथ क्या है? इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर, दीज आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। तो ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है। यहाँ पे जो बात हो रही है इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर, ये बात हो रही है विथ रिस्पेक्ट टू सेल, क्योंकि हर एक ऑर्गेनिज्म सेल से बना हुआ होता है। चलिए इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये एक सेल है। जब ये सेल बड़ा होगा तब भी हम इसे ग्रोथ कहेंगे, और जब ये सेल डिवाइड होगा और डिवाइड होकर के जब ये बहुत सारे सेल्स बनाएगा तो इसे भी हम ग्रोथ कहेंगे। आगे हम बात करें, इन प्लांट्स दिस ग्रोथ बाय सेल डिवीजन अकर्स कंटिन्यूसली थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन। यानी प्लांट्स हमेशा ही ग्रो करते हैं, ऐसा नहीं कि वो किसी स्टेज में आकर के उनकी ग्रोथ रुक जाती है, वो कंटिन्यूसली ग्रो करते रहते हैं थ्रू आउट देयर लाइफ। तो अगर कोई प्लांट है तो आप देखेंगे कि प्लांट अपने थ्रू आउट लाइफ में, जब तक एक प्लांट की डेथ नहीं होती तब तक वो प्लांट हमेशा ही ग्रो करता रहता है। तो प्लांट ऑलवेज ग्रो। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है
कि प्लांट जो है वो हमेशा ही सेल डिवीजन से ग्रोथ शो करता है। वहीं अगर मैं एनिमल्स की बात करूं तो इन एनिमल्स दिस ग्रोथ इज सीन ओनली अप टू अ सर्टेन एज। एनिमल्स में ग्रोथ हमेशा नहीं होती। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये यहाँ तक आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी, यहाँ तक आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी अप टू सर्टेन एज, ठीक है, बट इसके आगे आपको ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी। सो आफ्टर सर्टेन एज हम ग्रोथ शो नहीं करते। सो इसीलिए इन एनिमल्स दिस ग्रोथ इज सीन ओनली अप टू अ सर्टेन एज। बट ऐसा नहीं कि ग्रोथ नहीं होगी तो सेल डिवीजन नहीं होगा। सेल डिवीजन अकर्स इन सर्टेन टिश्यूज टू रिप्लेस लॉस्ट सेल्स। आगे देखते हैं ग्रोथ के बारे में। लिविंग ऑर्गेनिजम्स शो इंटरनल ग्रोथ, और ये जो टर्म है इसको एक टर्म दिया गया इंटरनल ग्रोथ को, इसे हम कहते हैं इंटुसिसेप्शन। कोई भी ह्यूमन है या फिर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो हमेशा इनसाइड से ग्रो होगा, ठीक है, इनसाइड से ग्रो नहीं। इनसाइड यानी ऐसा नहीं कि उसके सरफेस पे कोई चीज़ एक्यूमुलेट हो रही है एंड देन वो ग्रो हो रहा है, ऐसा नहीं। हमेशा जो ग्रोथ होता है वो इनसाइड से होता है। कुछ नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी ग्रोथ शो करते हैं, बट उनका जो ग्रोथ होता है अनलाइक लिविंग ऑर्गेनिज्म वो एक्सटर्नल ग्रोथ होता है। यानी वो ग्रो तो करते हैं, वो एक्सटर्नल ग्रोथ शो करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ एक्यूमुलेशन, ठीक है। एक्यूमुलेशन यानी वो अपने सरफेस पे एक्यूमुलेट करते हैं पार्टिकल्स को एंड देन वो ग्रोथ शो करते हैं, और इस टर्म को हम कहते हैं एक्रीशन, ठीक है। तो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो ग्रो बट दे शो एक्सटर्नल ग्रोथ। वहीं अगर मैं बात करूं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, दे शो इंटरनल ग्रोथ। तो ये दोनों में एक डिफरेंस है, ठीक है, और ये एक एक्सेप्शन भी है ग्रोथ का, क्योंकि हम जो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का पढ़ रहे हैं, बट यहाँ पे आपको एक एक्सेप्शन देखने को मिल गया कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी ग्रोथ शो करते हैं, बट दोनों का ग्रोथ शो करने का जो तरीका है वो अलग अलग है। इसको अगर मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊं तो जैसे सपोज ये रॉक है, तो बहुत टाइम के साथ अगर कोई रॉक या फिर कोई एक चट्टान है वो अगर पड़ा है तो धीरे धीरे टाइम के साथ अगर आप देखेंगे, ऐसा नहीं कि एक दिन या 2 दिन, कई सालों के बाद आप देखेंगे कि वो जो रॉक है चट्टान है उसकी जो थोड़ा सा जो साइज़ है वो इंक्रीज़ हो गया, ठीक है, साइज़ इंक्रीज़ हो गया। वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ड्यूरिंग मैनी ईयर्स, कई सालों के प्रोसेस में ऐसा होता है कि उसके सरफेस पे जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, ठीक है, वो एक्यूमुलेट होते रहती हैं और धीरे धीरे उसका जो साइज़ है वो बढ़ता रहता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं हमेशा बढ़ेगा, उसका साइज़ घट भी सकता है, बट अगर उसके सरफेस पे जनरली अगर पार्टिकल्स एक्यूमुलेट होते हैं तो उसके वजह से नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी ग्रोथ शो कर सकते हैं, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्रीशन। तो ये एक एक्सेप्शन हो गया ग्रोथ का। सो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो ग्रो इफ वी टेक इंक्रीज इन बॉडी मास एज ए क्राइटेरियन फॉर ग्रोथ। हमने पढ़ा था कि इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। तो अगर हम इंक्रीज इन मास की बात करें तो अगर हम इस कैरेक्टरिस्टिक को देखें तो इसके हिसाब से नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स भी ग्रोथ शो करते हैं, जैसा कि हमने अभी देखा। तो इसीलिए ग्रोथ देयरफॉर कैन नॉट बी टेकन एज ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ग्रोथ एक कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, बट इसके एक्सेप्शंस भी हैं, तो इसीलिए ग्रोथ को हम एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं ले सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। तो पहला हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग देख लिया, वो है ग्रोथ। सेकेंड है रिप्रोडक्शन। सो रिप्रोडक्शन इज फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स ऑफ सिमिलर काइंड, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे न्यू इंडिविजुअल्स फॉर्म होते हैं, ठीक है, बट सिमिलर काइंड है। ऐसा नहीं है कि ह्यूमन से डॉग प्रोड्यूस हो जाएगा या डॉग से ह्यूमन प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। ह्यूमन का जो ऑफस्प्रिंग है वो ह्यूमन ही होगा। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के 2 टाइप्स होते हैं, तो उनको हम देखते हैं। सो रिप्रोडक्शन, इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करूं, अगर मैं आपको एकदम शॉर्ट में बताऊं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाई पेरेंटल, मीन्स यहाँ पे 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। अगर हम ह्यूमंस की बात करें, ठीक है, सो मेल एंड फीमेल, ठीक है, सो दे गिव बर्थ टू अ चाइल्ड। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज यूनिपेरेंटल, ये मतलब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक इंडिविजुअल या फिर 1 पेरेंट इन्वॉल्व होगा।
तो चलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम लोग और डिटेल में देखते हैं, इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ टू टाइप्स ऑफ सेक्स सेल्स या और गैमेट्स। फ्यूजन प्रोडक्ट और ज़ाइगोट गिव राइज टू एन ऑफस्प्रिंग। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टू टाइप्स ऑफ सेक्स सेल्स फॉर्म होते हैं जिन्हें हम गैमेट्स भी कहते हैं। एंड देन जब ये गैमेट फ्यूज होते हैं, जब ये सेक्स सेल्स फ्यूज होते हैं, तब यहाँ पे हमें एक फ्यूजन प्रोडक्ट मिलता है जिसे हम कहते हैं ज़ाइगोट, जो कि बाद में आगे चल करके ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है। अगर हम बात करें, मैंने जैसे पहले कहा था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ बाई पेरेंटल, सो टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व्ड। एंड देन जैसे कि हम यहाँ पे देखेंगे, इट इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ टू टाइप्स ऑफ सेक्स सेल्स। तो यहाँ पे एक जो सेक्स सेल है या फिर जिसे हम गैमेट कहते हैं वो है एग। तो जो फीमेल है वो एग प्रोड्यूस करेगी, एंड देन जो मेल है वो भी गैमेट प्रोड्यूस करेगा, एंड जो मेल गैमेट है उसे हम कहेंगे स्पर्म इन केस ऑफ ह्यूमंस। एंड देन दीज गैमेट्स दे फ्यूज टू फॉर्म अ ज़ाइगोट। सो ये दोनों सेक्स सेल्स फ्यूज होंगे और इस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। इस मेथड से ये दोनों सेक्स सेल्स फ्यूज होंगे, एंड फ्यूज होने के बाद यहाँ पे ज़ाइगोट फॉर्मेशन होगा, एंड ज़ाइगोट आगे चल करके आफ्टर सेल डिवीजन एम्ब्रियो फॉर्म करेगा। और अगर मैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करूँ, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट विदाउट फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। तो अगर आप यहाँ पे देखें, फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट, यानी यहाँ पे अनलाइक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिर्फ और सिर्फ सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होगा। अब सीधी सी बात है, अगर सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होगा तो यहाँ पे ना तो कोई सेक्स सेल्स फॉर्मेशन होंगे या गैमेट फॉर्मेशन होंगे, ना ही कोई फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होगा। तो ये एक एग्जांपल है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। ये जो मेथड है ये है फिजन, या फिर आप इसे बाइनरी फिजन भी कह सकते हैं। देखिए, ये एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। तो ये जो ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, ये जैसे कि मैंने बताया कि इट इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट। तो यहाँ पे आपको एक सिंगल ऑर्गेनिज्म दिख रहा है, और यही आगे जा करके टू डॉटर सेल्स फॉर्म कर रहा है। तो ये जो सेल है, धीरे धीरे इसका जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड होना शुरू होगा, और न्यूक्लियस डिवाइड होने के साथ साथ पूरा जो साइटोप्लाज्म है या फिर पूरा जो सेल है वो भी डिवाइड होना शुरू होगा टू पार्ट्स में, और आगे चल करके धीरे धीरे ये जो दोनों पार्ट्स हैं यहाँ से अलग हो जाएंगे, और इस तरीके से एक इंडिविजुअल से टू इंडिविजुअल्स या टू ऑफस्प्रिंग्स फॉर्म हो जाएंगे। ये एक टाइप है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तो इस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है यहाँ पे एक सिंगल पेरेंट से विदाउट एनी फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूरा होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बहुत सारे टाइप्स हैं जिनको हमें स्टडी करना है। यहाँ पे मैं आपको कुछ ही इसके टाइप्स बताऊंगा, कुछ इंपॉर्टेंट जो इसके टाइप्स हैं उसको हम देखेंगे। तो देखिए, इनके टाइप्स को हम स्टडी करते हैं। तो पहला जो आपको स्टडी करना है वो है स्पोर्स। स्पोर्स आर माइन्यूट टिपिकली वन सेल्ड रिप्रोडक्टिव यूनिट कैपेबल ऑफ गिविंग राइज टू अ न्यू इंडिविजुअल विदाउट सेक्सुअल फ्यूजन। तो ये जो स्पोर्स होते हैं, तो दीज आर स्पोर्स जो कि राउंड माइन्यूट सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, और ये डायरेक्टली न्यू इंडिविजुअल को फॉर्म करते हैं विदाउट एनी फ्यूजन एंड विदाउट एनी गैमेट फॉर्मेशन। ओके, नेक्स्ट जो टाइप देखना है हमें वो है बडिंग। बड एक्चुअली होता क्या है? अगर मैं बड की बात करूं, सो बड जो है, बड इज एक्चुअली अ स्मॉल आउटग्रोथ। इट इज अ स्मॉल आउटग्रोथ। तो इसमें क्या होता है? अ डॉटर इंडिविजुअल इज फॉर्म्ड फ्रॉम अ स्मॉल पार्ट और बड अराइजिंग फ्रॉम पेरेंट बॉडी। तो जो पेरेंट बॉडी है उसमें एक स्मॉल बड फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है, और वही बड आगे चल करके बड़ा होकर के धीरे धीरे एक न्यू सेपरेट ऑर्गेनिज्म फॉर्म कर लेता है। नेक्स्ट जो टाइप है वो है फ्रेगमेंटेशन। सो फ्रेगमेंटेशन, जैसा कि आप समझ रहे हैं, फ्रेगमेंट का जो मीनिंग होता है कोई भी एक ऐसा पार्ट या फिर कोई एक टुकड़ा जो कि ऑर्गेनिज्म से जो मेन जो पेरेंट बॉडी है उसके बॉडी का कोई भी फ्रेगमेंट जब वो ब्रेक होता है, तो ब्रेक होने के बाद वो जितने पार्ट्स उसके प्रोड्यूस होंगे या जितने उसके पीसेस प्रोड्यूस होंगे या जितने उसके फ्रेगमेंट्स प्रोड्यूस होंगे,
वो सारे फ्रेगमेंट से एक न्यू इंडिविजुअल फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो इस मेथड को हम कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। एक और जो टाइप हमें देखना है वो है रीजनरेशन। सो रीजनरेशन क्या होता है? रीजनरेट मीन्स फिर से कुछ जनरेट करना। सो प्रोसेस ऑफ रिप्लेसिंग और रिस्टोरिंग डैमेज्ड और मिसिंग सेल, टिश्यूज, ऑर्गन्स एंड इवन एंटायर बॉडी पार्ट्स। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म है, जब वो अपने बॉडी पार्ट्स को फिर से रीजनरेट करता है या फिर से उसको प्रोड्यूस कर लेता है, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं रीजनरेशन। रीजनरेशन और फ्रेगमेंटेशन ऑलमोस्ट थोड़े से सेम है और इसके एग्जांपल्स कभी कभी इंटरचेंज होकर के भी दोनों में यूज़ होते हैं। तो ये जो हम चारों टाइप्स हैं, इनको हम लोग डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे। पहले स्पोर्स जो है इसके बारे में देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको डेफिनेशन बताया कि ये एक माइन्यूट टिपिकली वन सेल्ड स्ट्रक्चर होता है और जिससे कि एक न्यू इंडिविजुअल फॉर्म होता है। स्पोर्स आर राउंडेड स्ट्रक्चर्स। तो जैसा कि अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये एक फंगस है, ये एक ऑर्गेनिज्म एक फंगस है। तो ये जो स्पोरेंजियम है, इसके अंदर आपको स्पोर्स मिलेंगे। दीज आर माइन्यूट राउंड स्ट्रक्चर्स। और ये जो राउंड स्ट्रक्चर्स है, ये आगे चल करके यही सेम पूरा जो ऑर्गेनिज्म है वो फॉर्म कर लेंगे। तो ये एक स्पोर्स है। यहीं पे अगर मैं आपको दूसरा एग्जांपल दिखाऊं डायग्राम से, दीज आर स्पोर्स। और ये जो स्पोर्स है, ये भी एक न्यू इंडिविजुअल फॉर्मेशन कर लेंगे। इसके अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूं तो दीज आर फॉर्म्ड इन एल्गे, फंजाई एंड प्रोटिस्टा। बडिंग की अगर बात की जाए, सो बड फॉर्मेशन, अ डॉटर इंडिविजुअल इज फॉर्म्ड फ्रॉम अ सिंगल पार्ट और बड अराइजिंग फ्रॉम द पेरेंट बॉडी। यानी पेरेंट बॉडी से एक स्मॉल बड फॉर्म होता है एंड देन उससे एक पूरा ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है। तो यहाँ पे देखिए, मैं आपको अगर इसको एग्जांपल से दिखाने की कोशिश करूँ तो ये एक ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, जो कि एक यीस्ट है। ठीक है, एक यीस्ट एक फंगस है। तो धीरे धीरे इस ऑर्गेनिज्म में एक बड फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है, यानी एक स्मॉल आउटग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। एंड देन आगे चल के धीरे धीरे ये बड़ा होना शुरू हो जाएगा और आगे चल करके ये इससे अलग हो जाएगा और एक सेपरेट इंडिविजुअल फॉर्म हो जाएगा, एक डॉटर सेल फॉर्म हो जाएगा। यहीं पे एक दूसरा ऑर्गेनिज्म है, हाइड्रा। तो इस ऑर्गेनिज्म में भी आपको बड फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। तो इसके ही बॉडी पार्ट से धीरे धीरे एक स्मॉल आउटग्रोथ होना शुरू हो जाएगी और ये स्मॉल आउटग्रोथ आगे चल करके एक न्यू ऑर्गेनिज्म, यानी यही सेम ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाएगी एंड देन ये इससे अलग हो जाएगा। सो अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें, इट इज़ फॉर्म्ड इन यीस्ट। हाइड्रा जो कि एक एनिमल है, इसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे कि ये हाइड्रा कौन सा एनिमल है, ये हम एनिमल किंगडम में स्टडी करेंगे। एंड स्पंजेस जो कि एनिमल है। तो स्पंजेस, हाइड्रा एंड यीस्ट में आपको बडिंग देखने को मिलती है। फ्रेगमेंटेशन की अगर हम बात करें, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई भी एक फ्रेगमेंट, कोई भी एक बॉडी पार्ट ब्रेक हो करके एक न्यू इंडिविजुअल में डेवलप हो जाता है। ये एक एल्गा है, एक फिलामेंटस एल्गा है। तो ये जो ऑर्गेनिज्म है, देखिए फ्रेगमेंटेशन का प्रोसेस जो है बहुत ही सिंपल है। सपोज अगर कोई एक फिलामेंट एल्गे है और ये फिलामेंट जो है यहाँ से ब्रेक हो जाता है और यहाँ से ब्रेक हो जाता है, तो ये ब्रेक होने के बाद ये जो पार्ट है ये एक सेपरेट पूरा ऑर्गेनिज्म बना लेगा, ये सेपरेट एक फिलामेंट ऑर्गेनिज्म बना लेगा और ये एक सेपरेट फिलामेंट ऑर्गेनिज्म बना लेगा। तो यही इस प्रोसेस में देखिए, जब ये अलग अलग फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाता है, फ्रेगमेंट 1, फ्रेगमेंट 2, फ्रेगमेंट 3, देन हर एक फ्रेगमेंट ग्रोज इनटू अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। हर एक फ्रेगमेंट एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। एक और एग्जांपल देखते हैं इसका, ये है स्टारफिश। तो अगर मैं स्टारफिश की बात करूं, यहाँ पे भी आपको फ्रेगमेंटेशन देखने को मिलता है। तो अगर सपोज ये जो स्टारफिश है, अगर इसका ये बॉडी पार्ट अलग हो जाता है, तो ये बॉडी पार्ट अलग होने के बाद ये जो ऑर्गेनिज्म है, ये जो इसका यहाँ से जो ब्रेक हुआ था, ये फुल्ली फॉर्म हो जाएगा एंड देन इसका जो ब्रेक पार्ट है ये भी अगेन पूरा एक ऑर्गेनिज्म डेवलप कर लेगा। सो इस तरीके से फ्रेगमेंटेशन में जो भी फ्रेगमेंट होता है उससे वो अलग होकर के एक न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाता है। इसका एक और एग्जांपल देखते हैं। हाइड्रा एक एनिमल है जो कि सिलेंट्रेटा फाइलम में आता है। तो अगर मैं हाइड्रा की बात करूं, इसमें भी हमें फ्रेगमेंटेशन देखने को मिलता है। तो अगर ये ऑर्गेनिज्म अगर यहाँ से ब्रेक होता है, तो ब्रेक होने के बाद सिंपली ये पार्ट
पूरा डेवलप हो जाएगा एज ए न्यू ऑर्गेनिज्म, और ये भी कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाएगा। तो ये कहाँ कहाँ पे हमें फ्रेगमेंटेशन देखने को मिलेंगे? सो दीज आर फाउंड इन फंजाई, फंगस जो फिलामेंटस फंजाई होते हैं, एल्गे होते हैं, वहाँ पे हमें ऑफ कोर्स फ्रेगमेंटेशन देखने को मिलेगा। देन प्रोटोनिमा ऑफ मॉस। तो एक्चुअली मॉस क्या है? मॉस ये जो है ये प्लांट किंगडम में आता है, इसमें भी हमें फ्रेगमेंटेशन देखने को मिलता है। एंड स्पंजेस, सिलेंटिरेट्स एज वेल एज एकाइनोडर्म्स, ये तीनों जो हैं ये एनिमल किंगडम में आते हैं, और इन सभी में हमको फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस देखने को मिलती है। रीजेनरेशन देखते हैं। रीजेनरेशन जो होता है, इट इज द प्रोसेस ऑफ रिप्लेसिंग और रिस्टोरिंग डैमेज्ड और मिसिंग सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स एंड इवन बॉडी पार्ट्स। तो रीजेनरेशन ऑलमोस्ट फ्रेगमेंटेशन से मिलता जुलता है। तो आपने देखा भी होगा या फिर आपने घर में भी देखा होगा, जो वॉल लिजर्ड होती है, अगर उसकी जो टेल है अगर वो कट हो गई किसी वजह से, तो धीरे धीरे उसकी जो टेल है वो वापस ग्रो हो जाती है। ठीक है, टेल कटने के बाद वापस जो है कुछ टाइम में वो ग्रो हो जाती है। तो ये भी एक एनिमल है जिसमें हमको रीजनरेशन देखने को मिलता है। तो ये जो फ्लैटवर्म है, जो कि एक तरीके का एनिमल है, जब आप कट करते हो इस ऑर्गेनिज्म को अलग अलग पार्ट्स में, ठीक है, सपोज ये एक ऑर्गेनिज्म है, अगर मैं इसका हेड कट कर दूं और इसको मैं अलग कर दूं, तो इसका जो हेड है वो बाकी जो नीचे का जो बॉडी पार्ट है वो पूरा रीजनरेट कर लेगा और एक पूरा एक होल न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाएगा। वहीं अगर मैं इसका मिडिल पार्ट कट करूं तो ये मिडिल पार्ट भी जो है ये ऊपर हेड डेवलप कर लेगा और नीचे टेल डेवलप कर लेगा, और ये फिर से एक अलग ऑर्गेनिज्म डेवलप कर लेगा। और इसका जो लोअर एंड है वो भी आगे चल करके एक पूरा अपर एंड डेवलप कर लेगा और एक न्यू ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को कहते हैं रीजनरेशन। सो ये कहाँ कहाँ हमें देखने को मिलता है? सो इट इज फाउंड इन स्पंजेस, सिलेंटिरेट्स, एकाइनोडर्म्स, प्लानेरिया, लिजार्ड। सो ये जितने भी ये सारे के सारे एनिमल किंगडम में आते हैं एनिमल्स, इनमें हमको रीजनरेशन देखने को मिलता है। तो चलिए, हमने रिप्रोडक्शन के टाइप्स देख लिए, अब हम इसके कुछ एक्सेप्शंस भी देख लेते हैं। तो अगर आप इस इमेज को देखें तो सपोज ये एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। तो अगर हम इसमें मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन अगर हम देखें तो बाय मेथड ऑफ फिजन ये 2 ऑर्गेनिजम्स में डिवाइड हो जाता है, 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है। तो ये इसका मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये ऑर्गेनिज्म ग्रोथ कैसे शो करता है, इन केस ऑफ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर सेम। तो जो मेथड इसके रिप्रोडक्शन के लिए है वही मेथड इसके ग्रोथ के लिए भी है। कोई भी अगर एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है तो हमने जैसे पढ़ा था, ग्रोथ इज इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर, दीज आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। तो यहाँ पे कोई भी एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, अगर मैं एमीबा की बात करूँ या बैक्टीरिया की बात करूँ, तो जब भी उसके नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होते हैं, ठीक है, जब भी उसके नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होते हैं तो वही उसका ग्रोथ होता है। कोई भी एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा उसका सेल एंड देन उसे हम ग्रोथ कहेंगे, नहीं। इन केस ऑफ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स इंक्रीज इन नंबर इज ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन भी वही है, इंक्रीज इन नंबर इज ऑल्सो रिप्रोडक्शन। सो इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया हो गया या फिर यूनिसेलुलर एल्गे हो गए या एमीबा हो गए, रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विथ ग्रोथ, दैट इज इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स। ये आपको ध्यान में रखना है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन दोनों सिनोनिमस हैं। सो वी आर नॉट वेरी क्लियर अबाउट द यूजेज ऑफ दीज 2 टर्म्स, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। सो आप देख लीजिए, ग्रोथ और जो रिप्रोडक्शन, इनकी जो डेफिनेशन है इन केस ऑफ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स ये ओवरलैप कर रही है। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स में आप क्लियर नहीं है कि ग्रोथ आप किसे कहेंगे और रिप्रोडक्शन आप किसे कहेंगे। तो ये तो इसका एक एक्सेप्शन हो गया। अगर हम आगे देखें तो सम ऑर्गेनिजम्स डू नॉट रिप्रोड्यूस। ऐसा नहीं कि हर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन शो करता है। कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि रिप्रोडक्शन नहीं भी शो करते हैं, जैसे म्यूल्स हो गए। म्यूल्स आपको मालूम होगा जो कि हाइब्रिड है हॉर्स एंड डोंकी का, दीज आर म्यूल्स। सो जनरली हाइब्रिड्स आर स्टेराइल, है ना, एंड स्टेराइल वर्कर बीज एंड इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स। आपको मालूम होगा कुछ कुछ ह्यूमंस जो होते हैं, कुछ कुछ में मेल्स या फीमेल्स दोनों में ही
कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से वो रिप्रोडक्शन शो नहीं कर पाते, तो इस केस में भी आपको रिप्रोडक्शन देखने को नहीं मिलेगा। सो दीज आर एक्सेप्शंस। तो इन एक्सेप्शंस की वजह से हम कह सकते हैं कि रिप्रोडक्शन देयरफॉर कैन नॉट बी टेकन एज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो हमने दोनों कैरेक्टरिस्टिक स्टडी कर लिए, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, और हमने ये भी देख लिया कि वाई दीज आर नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट वीडियो में हम मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्शियसनेस को कवर करेंगे। तो थैंक यू एवरीवन।